घटना चक्र टॉपिक 5 पदार्थों के गुण के बारे में है और ये वीडियो नंबर की बात करें तो वीडियो नंबर 11। इस वीडियो में हम लोग पदार्थों के गुण के बारे में थोड़े से जो शॉर्ट्स नोट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। स्थूल पदार्थों के गुण। ठीक, तो सामान्यतः द्रव यानी मैटर की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। द्रव के तीनों रूपों में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से? तो देखिए, ठोस में क्या है? प्रत्यास्थता पाई जाती है। ठोस में प्रत्यास्थता पाई जाती है। द्रव में क्या पाया जाता है? दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, कोशिकत्व और प्लवन। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ठोस में श्यानता, द्रव में दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, कोशिकत्व, प्लवन। और गैस में क्या पाया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब। अब इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता क्या कहते हैं? दृढ़ पिंडों का आशय किसी ऐसे कठोर ठोस पदार्थ से है जिनकी कोई निश्चित आकृति और आकार हो, परंतु वास्तव में पिंडों को तनित, संपीड़ित अथवा बंकित किया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी दृढ़ इस्पात की छड़ को भी पर्याप्त बल लगाकर विरूपित किया जा सकता है। ये विरूपित यानी तोड़ मरोड़ दिया जाए। ठीक है, कोई छड़ हो उसे कुछ बल लगा के मोड़ दिया जाए, किसी एंगल पे चेंज कर दिया जाए, कोई भी परिवर्तन कर दिया जाए, वही होता है प्रत्यास्थता यहाँ पे। तो जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार अथवा आकृति अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है या वह बदल जाता है, परंतु इस बल को हटा लेने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था या आकृति प्राप्त कर लेता है। वस्तु के इस गुण को जिस कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करता है प्रत्यास्थता कहते हैं या प्रत्यास्थता कहलाती है। जैसे रबड़ की कोई बाल है, आप उसे प्रेस करते हैं, ये चारों तरफ से दब जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं वो पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। तो यही गुण जो है यह कहलाता है प्रत्यास्थता। गुब्बारे को दबाते हैं तो जब दबाते हैं तो वो दब जाता है थोड़ा सा, फिर जैसे ही छोड़ते हैं वो पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। यही गुण जो होता है प्रत्यास्थता कहलाती है। इस प्रकार प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है: पूर्ण प्रत्यास्थ, पूर्ण प्लास्टिक। कौन कौन से हैं? जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं। जैसे रबड़ की कोई बाल है, जिस प्रकार दाब लगाने से पहले या दाबने से पहले है, दाबने के बाद अगर दाब हटा लेते हैं तो पुनः उसी अवस्था में आ जाएगी। तो यह होता है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। जो वस्तुएं बाह्य बल के हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं, वे होती हैं पूर्ण सुघट्य। जैसे कोई छड़ लोहे की मोड़ दें तो बल लगा के मोड़ दें, फिर बल हटाने पर वो पुनः उस अवस्था में नहीं प्राप्त कर पाती, तो वो होती है पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। ठीक, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। प्रतिबल यानी स्ट्रेस क्या है? जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उस वस्तु की प्रत्येक काट यानी सेक्शन पर बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है, और यही जो प्रतिबल होता है वो होता है प्रतिबल, यही जो बल होता है। तो प्रतिबल का फार्मूला आपके लिए मेन है, प्रतिबल इक्वल टू F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, SI मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विकृति क्या है? यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो इसे विकृति कहते हैं, और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, ये आपको याद रखना है। तो क्या कहते हैं? कोई बल लगाएं किसी चीज़ पे और उसके आकृति में परिवर्तन हो जाए, विरूपित हो जाए, तो वही होता है विकृति। हुक का नियम देख लीजिए। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक E कहते हैं। तो E क्या है? E इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ यानी फ्री सरफेस न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है तथा एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर।
देखिए जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं, इसका कारण भी पृष्ठ तनाव होता है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, वर्षा की बूंदें, साबुन के बुलबुले पूर्ण गोलाकार होते हैं, तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। सासंजक, ससंजक एवं आसंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे ससंजक बल कहते हैं। यानी पदार्थ एक ही है और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है ससंजक। और जब पदार्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। ठीक, ससंजक और आसंजक। एग्जाम्पल, तेल और जल के बीच आसंजक बल, भिन्न भिन्न अणु हैं तेल के जल के, तो यहाँ आसंजक बल। जल के ससंजक बल से कम परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है, और यही कारण है तेल जो है पानी के ऊपर तैरता है। कोशिकत्व क्या है? केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को कोशिकत्व कहते हैं। क्या है कोशिकत्व? केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को कोशिकत्व कहते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए कोशिकत्व के। जल का पौधों के तनों में बनी असंख्य, जल के पौधों में बनी तनों में बनी असंख्य केशनलियों से चढ़कर टहनियों तक पहुंचता है। जो जल है वो नीचे जो जड़ें होती हैं, जड़ों से होते हुए टहनियों तक जल पहुंचता है। किसके द्वारा? कोशिकत्व के द्वारा। लालटेन आप लोगों ने देखा होगा, तो लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती से ऊपर चढ़ना। लालटेन या डिबरी में जो मिट्टी का तेल होता है या किरोसिन होता है, बत्ती की सहायता से ऊपर जो चढ़ता है, तो वो भी कोशिकत्व का अच्छा उदाहरण है। तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सब क्वेश्चंस आए हुए हैं कि यह फला चीज़ जो है, इसमें पूछ देगा कोई भी चीज़ किसका उदाहरण है, तो ये सारी चीज़ कोशिकत्व का उदाहरण है, अच्छे से याद रखिएगा। मोमबत्ती के धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना। फाउंटेन पेन की नीब की नोक बीच से चिरी होती है। ठीक है, इससे स्याही में डुबोते हैं तो कुछ स्याही केशनाली में चढ़ जाती है। और रिफिल वाले जो पेन होते हैं वो पृष्ठ तनाव पर आधारित नहीं होते, ये भी आपको याद रखना है। स्याही सोखते का कार्य भी कोशिकत्व क्रिया पर निर्भर करता है। ये 5 जो है इसके कोशिकत्व के बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने थे जो परीक्षाओं में पूछे गए थे। श्यानता, अधिकतम वेग, यानी जो कोई लिक्विड बह रहा है तो जो ऊपर वाली सरफेस होगी वहाँ मैक्सिमम वेग होगा, और जो सबसे नीचे वाला होगा वहाँ 0 वेग होगा। श्यानता। दाब, एकांक क्षेत्रफल लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब का देखिए मात्रक कई बार पूछा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल देखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, यहाँ से बल का मात्रक न्यूटन, और क्षेत्रफल यानी एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब F अपॉन ए। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब P इक्वल टू एच डी जी। इस पर क्वेश्चन बनते हैं एच डी जी। उपप्लावन बल, जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव होता है। भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए एक बल के कारण होता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक, ऊपर की ओर एक बल लग रहा है, वही होता है उत्प्लावन बल। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में संपूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। एग्जाम्पल समझिए, कोई ग्लास भरा हुआ है पानी का, पूरा पानी फुल है, इसमें कोई बर्फ़ का टुकड़ा ला के डाल देते हैं। बर्फ़ का टुकड़ा ला के जैसे ही डालते हैं तो कुछ पानी नीचे गिरता है, और इस पानी का यदि वेट आप करेंगे तो यह वेट जो बर्फ़ का टुकड़ा हमने डाला था उसके वेट के जस्ट इक्वल यानी बराबर होगा। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है।
ठीक, जब भी कोई वस्तु द्रव में पूरी तरीके से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके बारे में कमी महसूस होती है। यह कमी जो है द्रव के भार के बराबर होती है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोई बर्तन है वो पानी से भरा है, उसमें कोई बर्फ़ का टुकड़ा डाल दें तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, जो तल है वो स्थिर रहेगा। पूछता है तल में कमी होगी या ज़्यादा होगा, तो तल जो है स्थिर होगा क्योंकि वो उतना पानी पहले ही रिप्लेस कर देता है। तो यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। प्लवन का सिद्धांत तैरने के संबंधित है। निम्न दो बल कार्य करते हैं द्रव में स्थित ठोस वस्तु पर। वस्तु का भार W नीचे की ओर। भाई पानी पे तैर रहे हैं, यहाँ पे आप तैर रहे हैं तो आपका वेट जो है वो नीचे की ओर कार्य करता है। द्रव का वस्तु पर उत्क्षेपित F जो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, यानी आपका बल वेट जो है नीचे की ओर और पानी भी आप पे एक फोर्स लगाएगी F उत्प्रेरक बल वो ऊपर की ओर। W नीचे की ओर, F ऊपर की ओर, यही कॉन्सेप्ट इसका है। अब इस पे 3 नियम आप देख सकते हैं, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी संभव हैं। यदि आपका वेट ज़्यादा हो जाए F से, यदि आपका वेट ज़्यादा हो जाए, जो नीचे से बल लगा रहा है आप पे, तो आप क्या, भाई ये देखिए ये नीचे से आपको फोर्स कर रहा है, आप ऊपर से इसको फोर्स कर रहे हैं, आपका वेट ज़्यादा है, ये वेट कम है, तो क्या होगा, आप जो है पानी में डूब जाएंगे। तो यही है, वस्तु द्रव में डूब जाएगी W अगर ज़्यादा हुआ F से तो। सेकंड क्या है, W F के बराबर है। W F के बराबर है, द्रव में जहाँ होगी वह तैरती रहेगी। W और F बराबर है तो सतह पे तैरती रहेगी। आदर्श नियम सेकंड है। वेट कम F ज़्यादा हो जाए, इस दिशा में वस्तु स्वतंत्र छोड़ देने पर ऊपर की ओर उठने लगेगी। ठीक है, वस्तु ऊपर की ओर उठने लगेगी। जैसे जब कोई नाव आता है स्थल से पानी में तो थोड़ा सा ऊपर की ओर हो जाता है। तो ये थर्ड। चलिए, जो मेन कॉन्सेप्ट थे आपको सारे कॉन्सेप्ट थोड़ी ही देर में शॉर्ट तरीके से समझा दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट 2 से 3 वीडियोज में इसके क्वेश्चंस को देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट 2-3 वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें आप देख सकते हैं।